प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं। चलिए देखिए, आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 वास्तविक संख्या विषय गणित अभ्यास 1 है। इसमें उदाहरण नंबर 9 को हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले प्रमेय 1.4 का हम लोग अध्ययन किया था। उसमें जो है कर्णी 2 को सिद्ध करना था अपरिमेय, और इसमें जो है कर्णी 3 को सिद्ध करना है अपरिमेय। देखिए, यदि चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक करिए। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप उसको कमेंट भी करिए। तो जिस तरह से हम कर्णी 2 को सिद्ध किए थे अपरिमेय, नेक्स्ट उसी तरह से कर्णी 3 को भी हम लोग साबित करेंगे अपरिमेय। तो देखिए क्या कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। बताइए, कर्णी 3 क्या है? अपरिमेय है। ये तो क्लियर है कि अपरिमेय है, क्योंकि यह कर्णी से बाहर नहीं निकलेगा, कर्णी के अंदर ही रहेगा। और अगर कर्णी से बाहर निकलेगा तो कर्णी के अंदर कुछ बच जाए तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। तो यह अपरिमेय है और इसको अपरिमेय साबित कर देना है, बस यही इसका कहने का मतलब। ये मत समझिए कि ये परिमेय है, ये तो अपरिमेय है और इसे अपरिमेय ही साबित कर देना है। तो चलिए देखिए, मैं इसको हल करता हूँ। और इसके जो कर्णी 2 को मैं हल किया था तो उसमें मैं बताया था कुछ बात, और उसी का इसमें प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने एक बार बताया कि सबसे पहले आप परिमेय मानिएगा। तो देखिए, माना कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है। किस नियम से? विपरीत नियम से। हो गया पहला, एकदम क्लियर हो गया। आपको अपरिमेय मानना है इसमें, अगर परिमेय मानना है। अगर अपरिमेय दे करके अपरिमेय साबित करने के लिए कहा जाए तो आप सबसे पहले बिना सोचे समझे परिमेय मानिएगा और विपरीत नियम होगा, ठीक। उसके बाद 2 सहअभाज्य पूर्णांक मानिएगा। सहअभाज्य पूर्णांक समझते हैं ना? अर्थात कहने का मतलब यह है कि संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। जैसे देखिए, एक बार मैं बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर 13 है और 17 है, यह सहअभाज्य पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। करके दिखाएं। देखिए, 13 का खंड करिए, क्या होगा? 1 गुणे 13। बताइए, 17 का खंड करिए, 1 गुणे 17। बताइए, दोनों में क्या है? 1 है कि नहीं है? तो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो उसे सहअभाज्य पूर्णांक कहते हैं। इसका मतलब कि हम लोग 2 सहअभाज्य पूर्णांक पी और क्यू लेंगे। आप यहाँ पर ए और बी भी ले सकते हैं, आर और एस भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये बताइए कि यह क्या है? परिमेय आप माने ना? तब परिमेय को कैसे लिखते हैं? कर्णी, देखिए यहाँ पर जो है कर्णी 3 बराबर, इसको लिख दीजिए ये P/Q। आप ख्याल करेंगे ना तो मैं जहाँ जहाँ कर्णी 2 लिखा था ना, वहीं वहीं कर्णी 3 लिख रहा हूँ और उसी शब्दों का भी प्रयोग कर रहा हूँ। अब देखिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए, कर्णी 3 Q बराबर P। सही हो गया इतना तक? देखिए, एकदम नेक्स्ट 2 को मैंने लगा कैसे हल किया था। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। देखिए, कुछ चीज़ें इसलिए लिख लिया जाता है ताकि समय कुछ कम लगे। दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे। तो बताइए, देखिए वर्ग करके मैं दिखा रहा हूँ। कर्णी 3Q का वर्ग बराबर P का वर्ग होगा। तो इसका वर्ग करेंगे, इसका मतलब क्या? 2 बार गुणा, कर्णी 3Q गुणे कर्णी 3Q बराबर P²। इस पर जो जितना घात रहेगा उतना बार इसका क्या करेंगे? गुणा। तो कर्णी 3 में कर्णी 3 का गुणा करेंगे, 3 हो जाएगा। Q में Q का गुणा करेंगे, एक घातीय Q क्या हो गया? स्क्वायर बराबर P²। अब बताइए, इसको तब यहाँ पर लिख दें, क्या हो जाएगा? 3Q² बराबर यह क्या हो जाएगा? P²। इसको क्या मानेंगे? समीकरण 1 माने थे। देखिए, इस सवाल को जब हम बना रहे हैं तो जिस तरह से कर्णी 2 बनाए थे ना, उसी तरह से कर्णी 3 भी बना रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ कर्णी 2 था वहाँ वहाँ कर्णी 3 लिख रहे हैं। अब बताइए, इसमें
कौन किससे विभाजित होगा, तो यह 3 जो है उससे यह पी स्क्वायर विभाजित होगा। ठीक है, अर्थात पी स्क्वायर अकेले है और इसमें देखिए 2 संख्या है, तो जो अकेले है वही संख्या क्या होगी, विभाजित होगी। यह प्रमेय है 1.3 जो आपकी किताब में दिया है, मैं बताया भी हूँ, इसके नेक्स्ट जो वीडियो में डाला था उसमें भी समझाते, इसको लिख देंगे। देखिए कर्णी 3 आए, कर्णी 7 आए, कर्णी 11 आए, कर्णी 13 आए, कर्णी 19 आए, माने अभाज्य संख्या आए या ऐसी संख्या है कि वह कर्णी के बाहर न निकल पाए, तो सभी का रूल और नियम एक ही है, इसी तरह सबका हल करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 से पी स्क्वायर, 3 से पी स्क्वायर विभाजित होगा, इसलिए 3 से पी भी विभाजित होगा। इसको आप कथन ये मान लीजिए। बताइए, उसमें भी इसी प्रकार का मैंने किया था। ठीक है, बताइए 3 से मैंने किसको विभाजित कर दिया, पी को। अब जानते हैं हम क्या करेंगे, इस क्यू को विभाजित करेंगे। तो कोई पूछेगा सर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, देखिए यह शुरू में हम पी और क्यू को सहभाज्य पूर्णांक माने हैं, तो सहभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है कि उसमें एक के अतिरिक्त उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो है हम P को और Q को विभाजित करके दोनों को एक ही संख्या, जैसे देखिए 3 से यह पी स्क्वायर विभाजित हुआ है ना, तो 3 से यह क्यू स्क्वायर भी विभाजित होगा, और विभाजित करके और P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हम निकाल रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब किसके बराबर मानेंगे, तो 3 से P विभाजित है, किससे कौन कटा है, तो 3 से P कटा है, तो जो कटा है ना विभाजित हुआ है, तो P बराबर जो काटा है उसको मान लेंगे 3m। अब बताइए क्या करेंगे, P बराबर 3m समीकरण 1 में रखने पर, देखिए यदि आप पहला देखे होंगे कर्णी 2 का, तो जैसे जैसे मैं कर्णी 2 को बनाया था एकदम वैसे ही कर्णी 3 को बना। अब देखिए यह P बराबर 3m जो है इस समीकरण 1 में रख देंगे, तो देखिए 3q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। मैंने क्या किया, तो समीकरण 1 को क्या किया, लिख लिया, समीकरण 1 को लिख लिया। अब इस P के जगह पर यह रखेंगे, तो 3q स्क्वायर बराबर यहाँ पर रख दीजिए 3m का ऐसे वर्ग हो जाएगा। अब देखिए इसका कितनी बार गुणा करेंगे, तो देखिए 3q स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर। ठीक, माने इसका 3m में 3m का गुणा करिए। अब इससे इसको कटा दीजिए, q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3m स्क्वायर। अब बताइए यह अकेले है और यह 2 है, तो अब बताइए यहाँ पर कौन विभाजित होगा, तो Q विभाजित होगा। देखिए 3 से Q स्क्वायर विभाजित होगा, 3 से, जानते हैं Q स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर का मतलब क्या, Q स्क्वायर का गुणनखंड है 3 गुणे m स्क्वायर। अब m स्क्वायर से भी यह Q स्क्वायर विभाजित हो सकता है, इसका यही कहने का मतलब। जैसे हम लोग ऐसे लिख देते हैं 8 बराबर 2, देखिए 15 बराबर ऐसे लिख देते हैं 3 गुणे 5। तो बताइए एक इसका मतलब कि यह 15 का यह 3 और m दोनों क्या है, 3 और 5 क्या है, खंड है। इसका मतलब 3 से भी 5 कटेगा, 3 5 है 15, इस 5 से भी यह 5 कट जाएगा। तो इस तरह से यह 3 से क्या है, क्यू स्क्वायर विभाजित होगा। 3 से क्यू स्क्वायर लिखेंगे, 3 से क्यू स्क्वायर विभाजित होगा, इसलिए 3 से Q भी
विभाजित होगा। इसको कथन क्या मानिए, बी मानिए। जब कर्णी 2 और कर्णी 3 का आप तुलना करेंगे तो सेम दोनों आपको एक जैसा होगा। अब बताइए, इसमें 3 से P को भी विभाजित कर दिया और यहाँ पर 3 से Q को भी विभाजित कर दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि P का और Q का एक गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल गया, 3 मिल गया। आप तो कहे हैं कि यह, देखिए यहाँ पर जो है हम लिखेंगे कथन A और कथन B से हम कह सकते हैं कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। देखिए ये कथन B है और यहाँ पर कथन A है। ठीक, बताइए इस A में, इस कथन A में किससे किसको विभाजित किया? देखिए 3 से मैंने P को विभाजित किया और यहाँ पर 3 से Q को विभाजित किया। एक इसका मतलब कि P का और Q का, इस दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है। इस दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है। परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है। क्यों जानते हैं? आपने शुरू में माना था, शुरू में यह माना था, यहाँ पर देखिए शुरू में यह माने थे कि 2 सहभाज्य पूर्णांक की वह, सहभाज्य पूर्णांक का मतलब कि उसमें 1 और 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो देखिए कथन A और कथन B से हम कह सकते हैं कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु यह इस तथ्य का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, माने कथन A या कथन B से हम कह सकते हैं कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है, परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है। सही बात है। देखिए शुरू में सहभाज्य पूर्णांक माने है ना, तो उसका रीजन यह होता है कि P और Q में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है और इस कर्णी 3 क्या है, अपरिमेय। तो कहने का मतलब है कि इसको आप याद करिएगा। तो ये तो आसान है दोनों लाइन। देखिए यह भी आसान है, ये सहभाज्य पूर्णांक से क्लियर हो जाएगा और यह विभाजित होता है P 3 से एक बार और P एक बार Q से। देखिए एक बार परिमेय मानिएगा, सहभाज्य पूर्णांक मानिएगा, दोनों पक्षों का तिर्यक गुणा करिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करिएगा, उसके बाद एक बार P को विभाजित करिएगा, एक बार Q को विभाजित करिएगा, उसके बाद इस कथन को लिख करके और लास्ट में कह दीजिएगा कि कर्णी 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट